जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंट जीशांग की डेथ के बाद स्मॉल टाउन का नया सेंट मास्टर रुआन बन गए थे और उन्होंने स्मॉल टाउन के रूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया। साथ ही साथ डेली डायनेस्टी उनके साथ जुड़ना चाहती थी। साथ ही हमने देखा था कि एल्डर वांग ने माओ कुजान की ग्रैनी को ब्रिज क्रॉस करवा कर रिवर गॉड बना दिया ताकि वो मास्टर रुआन की सोड मेकिंग के लिए वाटर स्पिरिट बना पाए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि सेंट रुआन के घर के सामने काफी सारी भीड़ लगी है। स्मॉल टाउन के कई सारे पैसे वाले लोग मास्टर रुआन की खातिरदारी करने में लगे हुए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मास्टर रुआन पियून माउंटेन पर एक सेक्ट बनाने वाले हैं। अगर वह सेक्ट बन गया तो ये लोग भी उसी पियून माउंटेन के आसपास वाली जमीन खरीदना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने मास्टर रुआन को मस्का मारना शुरू कर दिया। वो उनके लिए ढेर सारी खाने की डिशेस लेकर आए थे। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मास्टर रुआन, हमें पता चला है कि आपकी बेटी को पेस्ट्रीज काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं शुई के लिए ढेर सारी पेस्ट्रीज लेके आया हूँ। ये सुनकर मास्टर रुआन उन पर भड़क गए। वो कहते, देखो मेरी बेटी को मुझे और मोटा नहीं बनाना, इसलिए अपनी मिठाई अपने पास रखो। जल्दी बताओ तुम लोग कौन सा माउंटेन खरीदना चाहते हो और मैं तुम्हें उसकी कीमत बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं। और उतने में ही वहाँ पर चेन पिंग भी आ जाता है। तो मास्टर रुआन उससे पूछने लगे कि बोलो क्या तुम्हें भी माउंटेन खरीदना है? जिस पर वो कहते, अरे नहीं सीनियर, मैं तो आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया था। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे। उन्हें पता था कि भला चेनपिंग जैसा लूजर माउंटेन कहाँ से खरीदेगा, ये तो खुद ही इतना गरीब है। तभी चेनपिंग उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए मास्टर युआन से कहता है कि मुझे बस 15 या 16 सिल्वर टेल्स की जरूरत थी। दरअसल उस मास्टर युआन को जब मैंने टाउन में भगाया था तब उसने कई सारे लोगों के घर तोड़ दिए। अब वो लोग मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं और मुझे भी लगता है कि मैंने उन्हें पैसे दे देने चाहिए। आफ्टर ऑल उस मंकी फेस मास्टर को मैंने ही तो उकसाया था ना। जिस पर सेंट रुआन कहती कि हर गलती को अपने सिर पे मत लिया करो। अब वहाँ मौजूद लोग चेनपिंग से कहने लगे कि मास्टर रुआन इस टाउन के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हैं, उनसे पैसे मांगने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी उनके पीछे से आवाज आई कि चेनपिंग ने नहीं बल्कि तुम लोगों ने यहाँ से कट लेना चाहिए। वो लोग देखते कि शुई के हाथ में एक हथौड़ा है जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। अब शुई चेनपिंग से कहती, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर के कुछ और पॉइंट सिखाना चाहती हूँ। जिस पर मास्टर रुआन कहने लगे कि पहले तो तुम ढंग से सीख लो फिर इसे सिखाना, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो अभी सिल्वर टेल्स लेकर सीधे मार्केट चली जाओ, मेरे लिए एक बढ़िया क्वालिटी की वाइन और 2-4 पेस्ट्रीज खुद के लिए भी खरीद लेना। तो शुई तुरंत ही सिल्वर टेल्स लेकर मार्केट की तरफ रवाना हो गई। इधर मास्टर रुआन चेनपिंग को डेली डायनेस्टी ने दिया हुआ मैप शो करने लगे। वो कहते, ये देखो ये हमारे टाउन के आसपास के माउंटेन्स और रिवर का मैप है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास गोल्ड और कॉपर कॉइन्स की 2 बैग्स थे। तो कहते, हाँ सीनियर, मेरे पास सिल्वर नहीं था इसलिए मैं आपसे उधार लेने आया। जिस पर वो कहते, चेनपिंग सिल्वर को मारो गोली, अभी गोल्ड और कॉपर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर तुमने उन पैसों का यूज करके यहाँ पर माउंटेन्स खरीद लिए तो तुम्हारे जितना रईस इस टाउन में कोई नहीं होगा। देखो पियून माउंटेन के आसपास जितने भी माउंटेन्स है उन सभी को डेली डायनेस्टी के एम्परर ने सील किया है। वो इन माउंटेन्स को उन्हीं को बेचने वाला है जिनके डेली डायनेस्टी के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। साथ ही साथ फ्यूचर में इन्हीं में से माउंटेन गॉड भी बनाए जाएंगे। उनके पास 3 माउंटेन गॉड्स और एक रिवर गॉड की पोजीशन है। आगे चलकर ये एरिया हजारों मीलों तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब काफी सारा पैसा आने वाला है। जो भी इसमें अभी इन्वेस्ट करेगा फ्यूचर में उसे किसी बात की टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये सारे माउंटेन स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए हैं। तो चेनपिंग मास्टर रुआन से कुछ हिल्स के बारे में पूछने लगा। वो कहता है, मास्टर मुझे इस इलाके की कीमत बताओ। तो कहते, इसके लिए तुम्हें बस एक ही स्प्रिंग फेस्टिवल कॉइन देना होगा। ये सुनकर तो चेनपिंग के होश ही उड़ गए। मास्टर रुआन कहते हैं कि अगर तुम कोई बड़ा सा माउंटेन सिलेक्ट करोगे तो उसकी कीमत होगी लगभग 10 कॉइन्स, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। सच बताओ तो डेली डायनेस्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, उन्हें बस लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं। तो चेनपिंग उनसे कहता है, सीनियर समझो आज अगर मैंने कोई माउंटेन खरीदा और कल मैं मर गया तो मेरे माउंटेन का क्या होगा? चेनपिंग के इस सवाल से मास्टर रुआन भी इम्प्रेस हो गए। वो कहते, बच्चे तुम हो तो बहुत छोटे मगर अकल तुम में हमारी शुई से भी ज्यादा है। देखो मुझे नहीं लगता कि मेरे होते हुए तुम मारे जाओगे। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ लेकिन मेरे सेंट जीशांग जितने रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है। अगर तुम जानबूझकर किसी से पंगे नहीं लोगे तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। लगभग 300 सालों तक डेली डायनेस्टी माउंटेन को वापस नहीं ले सकती, मैंने उनके साथ ऐसे ही डील की है। बाद में भी वो तुमसे तुम्हारा माउंटेन छीन नहीं सकते। इनफैक्ट मैंने तो खुद के लिए भी 3 माउंटेन्स खरीद लिए हैं। तुम एक काम करो, फेंगशुई माउंटेन को खरीद लो, वो मेरे माउंटेन के बिल्कुल साइड में है। वहाँ से तो हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। अगर आगे चलकर तुम यहाँ से कहीं दूर भी चले गए तो तुम माउंटेन मेरे पास किराए पर रख सकते हो, मैं तुम्हें हर साल उसका प्रॉफिट दे दिया करूंगा। तुम बस आराम से बैठकर अपने हिस्से के कॉइन्स
कॉइन्स गिनते रहो। जिस पर चेनपिंग उनसे पूछने लगा कि सीनियर, अगर मैंने माउंटेन परचेस किए तो यहाँ के लोगों को मुझसे जलन तो नहीं होगी ना? पता चले उन्होंने गुस्से में आकर मुझे खत्म कर दिया। ये सुनकर मास्टर वान हंसने लगे। वो कहते, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो चेनपिंग कहता है, ठीक है सीनियर, फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो कहते, हाँ मगर जल्दी डिसाइड करो, कई सारे लोग इन माउंटेन्स को खरीदने के लिए बेताब है। अब चेनपिंग मास्टर वान से मिलने के बाद मार्केट पहुँच गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई बाओपिंग से। उसे बताती कि चेनपिंग, हम स्मॉल टाउन छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं, अब आगे की हमारी पढ़ाई वहीं पर होगी। तो चेनपिंग उसका लाड करते हुए कहने लगा कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो और हाँ, मन लगाकर पढ़ाई करना। सेंट जीशांग को एक दिन तुम पर जरूर से नाज होगा। और तभी सीनियर माँ बाओपिंग को गुस्से से कैरेज में बैठने के लिए बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुई उसके फादर के लिए वाइन खरीद कर ब्रिज के पास पहुँच चुकी थी। वो कहती, बेचारा चेनपिंग हमारे यहाँ पर काम करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फादर उसे इसका पेमेंट देने वाले हैं। अगर वो कुछ पैसे उधार मांग रहा था तो फादर ने उसे पैसे दे देने चाहिए थे, मगर नहीं, वो तो चेनपिंग को एक कॉइन भी फेंक कर नहीं मारने वाले। इसलिए मुझे ही मजबूरी में आकर पैसों की चोरी करनी पड़ी। जिसके बाद वो ब्रिज पर रुक जाती है। उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा शानदार था। अब वो ड्रैगन सीधा रिवर के बॉटम में चला जाता है। वो वहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था और तभी शुई उस पर सवार हो गई। उसने अपनी फायर पावर का यूज करते हुए रिवर गॉड को ट्रैप कर दिया था। शुई उससे पूछती कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को महसूस किया, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती थी? वेल, अगर ऐसी बात है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि मैं आगे चलकर 6 रिवर गॉड्स को मारने वाली हूँ। यही मेरी किस्मत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उन 6 रिवर गॉड्स में शामिल हो जाओ। जिस पर वो रिवर गॉड कहती कि प्लीज मेरा यकीन करो, मेरे आपको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे, मैं तो बस आपके फादर मास्टर रुआन के लिए वाटर स्पिरिट क्रिएट कर रही हूँ ताकि उन्हें सोर्ड को फोर्ज करने में आसानी हो। जिस पर शुई कहने लगी कि उस दिन तुम मेरे दोस्त चेनपिंग को भी घूर रही थी, अगर तुमने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो मैं एक ही सेकंड में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। जिस पर वो रिवर गॉड कहने लगी कि मैं तो चेनपिंग को मारने का सोच भी नहीं सकती। उस दिन चेनपिंग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं बस क्यूरियस होकर उसकी मूव्स देख रही थी, इसके अलावा मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। तो शुई तुरंत ही ब्रिज पर वापिस आके अपने फायर ड्रैगन को दोबारा से ब्रेसलेट में बदल देती है। इधर वो रिवर गॉड दर्द के मारे तड़प रही थी। वो शुई से कह रही थी कि आपने तो मुझ पर अटैक भी नहीं किया, फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा? जिस पर शुई कहती, माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। दरअसल मेरे पास फायर गॉड की बॉडी है, साथ ही साथ वाटर की भी पावर, इसी वजह से तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर याद रखना आइंदा से तुम चेनपिंग से दूर रहोगी। तो रिवर गॉड तुरंत ही उसकी बात मान जाती है। आप शुई के वहाँ से जाते ही रिवर गॉड को मास्टर कुआई की आवाज आई। उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि शुई पर किलिंग इंटेंट मत डालो, आगे चलकर वो कई सारे रिवर गॉड्स को मारने वाली है और उनमें से सबसे पहले नंबर पर तुम हो। देख लेना, मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती। ये सुनकर उस रिवर गॉड को भी अब काफी ज्यादा टेंशन आ गया था। इधर शुई अपने फादर को बढ़िया क्वालिटी की वाइन बताकर घटिया शराब पिला रही थी, क्योंकि उसने वाइन को दिए हुए पैसों में से चेनपिंग के लिए कुछ पैसे साइड में रख दिए थे। वो कहती, फादर मुझे नए साल की शॉपिंग करनी है, वैसे भी मेरे 2 कॉपर कॉइन्स के बैग आपके पास जमा है, तो प्लीज उसमें से एक बैग मुझे वापस दे दीजिए ताकि मैं अच्छे से शॉपिंग कर पाऊँ। जो सुनकर मास्टर रुआन कहने लगे कि तुम एक काम करो, अपने दोस्त चेनपिंग से ही कॉइन्स ले लो, वैसे भी वो अब काफी ज्यादा रईस बन चुका है, उसके जितना अमीर बंदा अब हमारे पूरे टाउन में नहीं है। तो शुई कहने लगे, अरे आपका दिमाग तो सही है ना, भला मैं चेनपिंग से पैसे कैसे मांग सकती हूँ, और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो खुद ही आपको सवेरे सिल्वर टेल मांग रहा था। जिस पर मास्टर वन कहते, अच्छा मतलब चेनपिंग के पैसे पैसे और तुम्हारे बाप के पैसे पैसे नहीं है, क्यों? सही कहा ना मैंने, जाओ अपने दोस्त चेनपिंग से ही पैसे मांगो, मैं तो तुम्हें एक कॉइन नहीं देने वाला। जिस पर शुई कहती कि वो मेरा दोस्त थोड़ी ना है, मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। ये सुनकर तो मास्टर वन को ठसका ही लग गया। वो कहते, वाह बेटा वाह, पूरा दिन तुम उस चेनपिंग के साथ टाइम पास करती हो और अब मुझे बता रही कि मैं तो उसे जानती भी नहीं। अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है तो फिर तुमने अपने बाप के लिए घटिया शराब लाकर चेनपिंग के लिए पैसे साइड में क्यों रखे? तुम्हें क्या लगता है मुझे शराब की क्वालिटी समझ नहीं आती? अरे मेरे जितना पियक्कड़ इस टाउन में कोई नहीं। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें पेस्ट्रीज खाने के लिए पैसे दिए थे, वो भी तुमने साइड में रख दिए, और अब ऊपर से मुझे मेरी सेविंग्स में से भी सिल्वर कॉइन मांग रही हो, वो भी किसके लिए? उस कमीने चेनपिंग को उधार देने के लिए।
मेरी प्यारी बिटिया रानी, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बाप को उल्लू बनाओगे और उसे समझ नहीं आएगा? पता नहीं यार तुम्हें कब अकल आएगी। अब मास्टर वान की डांट सुनते ही शुई ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब मास्टर वान तो उसे चुप नहीं करा सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद के ही मुंह पर एक चाटा मार लिया। वो अब सीधा चेनपिंग को कूटने के लिए टाउन में पहुंच गए थे, मगर तभी एल्डर वांग उनके सामने से गुजर गए, जो कि मास्टर वान को सीधा टाउन के बाहर बुला लेते हैं। वहाँ जाते ही मास्टर वान ने एल्डर वांग को अपना वाइन गोड थमा दिया ताकि वो भी 2 घूंट मार सके। वो कहते हैं कि शायद चेनपिंग आगे चलकर तुम्हारे लिए हार्ट अटैक का कारण बनने वाला है। तुम्हारी बेटी उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती है। मगर मास्टर वान का कंसर्न चेनपिंग नहीं था, वो तो चेनपिंग को खुद ही काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते मास्टर वांग चेनपिंग को साइड में रख दो, मुझे तो उस बंदे के बारे में जानना था जो कि डेली डायनेस्टी की सुपरवाइजर शांग के साथ यहाँ आया है। आखिर वो बंदा है कौन? मैं तो उसकी कल्टीवेशन भी देख नहीं पा रहा। जिस पर एल्डर वांग कहने लगे कि पुरानी कहावतें बिल्कुल सही है, वो देखो नाम लिया और शैतान हाजिर। दरअसल वो बंदा वहाँ पर पहुँच चुका था। वो मास्टर वान से कहने लगा कि सीनियर, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, तो प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। साथ ही साथ वो एल्डर वांग को भी ग्रीट कर रहा था, मगर बस लफ्जों से। उसकी हरकतें फुल टू एटीट्यूड से भरी हुई थी। एल्डर वांग कहते कि मुझे नहीं लगता तुम एक रियल पर्सन हो, एक तो तुम घोस्ट टैलिस्मान हो सकते हो या फिर डिवाइन टैलिस्मान। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर आपसे हाय हेलो बोलने आया था, मगर आपने तो मेरे एग्जिस्ट होने पर ही सवाल उठाया। खैर मुझे भी पता है कि इस टाउन के पावरफुल लोग करते क्या है, वो टाउन के इवल स्पिरिट को वाटर गॉड में बदल देते हैं। यानी कि इस बंदे को माओ कुजान की ग्रैनी की सारी हकीकत पता थी। जिसके बाद वो एल्डर वांग से कहने लगा कि अब आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, आपकी हालत तो ऐसी है मानो 10,000 साल पुराना जहाज, तो आपने समंदर में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, वरना मेरी जैसी पावरफुल लहर आपको 1 सेकंड में डुबा देगी। जिस पर एल्डर वांग कहते बच्चे तुमने अपना मुंह चलाकर खुद ही मुसीबत को बुला भेजा। जिसके बाद वो अपने पावरफुल स्मोक से सीधे उस बंदे को एक टोर्नेडो में ट्रैप कर देते हैं, मगर उस बंदे पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। वो कहता है शायद एल्डर वांग ने बहुत लंबे अरसे से किसी के साथ फाइट नहीं की, इसलिए उनकी पावर को भी उन्हीं की जैसे जंग लग चुका है। जिसके बाद वो बंदा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही विशाल फॉर्मेशन बना लेता है, जो देखकर एल्डर वांग कहने लगे कि तुम्हारी फॉर्मेशन तो दिखने में कमाल की है, मगर मेरे सामने शो ऑफ करने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद वो अपनी स्मोकिंग पाइप के ऐश को झटकते हुए वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्मोकिंग पॉट समन कर लेते हैं। अब उस पॉट ने सीधे जाकर उस फॉर्मेशन पर हिट कर दिया, जिसके चलते वो फॉर्मेशन 1 ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उस बंदे ने ये सब देखते हुए अपने चेस पीसेस का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा शतरंज बना लिया, जो देखकर मास्टर वान कहने लगे कि ये बंदा तो गेम का शौकीन लगता है। जिस पर एल्डर वान कहने लगे हाँ, इस बंदे ने तो मेरे भी इंटरेस्ट को जगा दिया है, अब देखना पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपने कई सारे स्मोकिंग पॉट का यूज करते हुए उस बंदे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर वो बंदा अपनी पावरफुल शील्ड बनाते हुए कहने लगा कि एल्डर की इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, अगर आपको मेरी पावर्स देखनी है तो मैं जरूर से शो करूंगा। वेल मेरे साथ फाइट करके आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसके बाद वो भी अपने चेस पीसेस को थ्रो करते हुए एल्डर वांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर लिया, जिसका यूज करते हुए वो एल्डर वांग पर अटैक कर देता है, मगर एल्डर वांग ने अपनी स्मोकिंग पाइप से उसे साइड में हटा दिया। वो कहते हैं कि ये वाली टेक्निक काफी लोगों को पता है, मगर वो तुम्हारे जितना अच्छे से इसे यूज नहीं कर पाते। इधर वो बंदा अपनी उसी स्वॉर्ड में चेस पीसेस को ऐड करके वहाँ पर एक विशाल स्वॉर्ड क्रिएट कर देता है, जो देखकर एल्डर वांग कहने लगे कि अब इस गेम में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा। तब तक उन्होंने अपने स्पिरिट फॉर्म को भी समन कर लिया था, जो कि उस बंदे की स्वॉर्ड को अपनी ताकत लगाते हुए 1 ही सेकंड के अंदर ब्रेक कर देता है। साथ ही साथ एल्डर वांग ने उस पर थंडर बरसाना भी शुरू किया था, जो देखकर वो बंदा कहने लगा कि एल्डर मुझे नहीं लगता आप इस फाइट को फ्रेंडली ले रहे हो, मेरे ख्याल से आप फुल टू सीरियस हो कि मेरे साथ फाइट कर रहे। शुक्र मनाओ कि अभी तक मैं इस फाइट में सीरियस नहीं हुआ था, वरना आपके लिए मसला हो जाता। जिसके बाद वो भी अपनी सेलेस्टियल लायन को समन करते हुए सीधे एल्डर वांग पर हल्ला बोल देता है। इधर एल्डर वांग का स्पिरिट फॉर्म उसे दबोचने के लिए तैयार था। सबसे पहला तो उस स्पिरिट फॉर्म ने लायन को बड़ी जोरों से जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद इन दोनों के फॉर्म्स में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। इन दोनों के एक दूसरे पर किए जाने वाले अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे वो पूरी जमीन शेक होने लगी। इधर वो लायन एल्डर वांग के स्पिरिचुअल फॉर्म को घसीटते हुए काफी खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रहा था, जो देखकर मास्टर वान को भी टेंशन आने लगा। वो अब इन दोनों को समझाते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरी खातिर इस फाइट को यहीं पर रोक दो। मैं जानता हूँ तुम दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मगर यू पावर्स का शो ऑफ करके दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर एल्डर वांग कहती कि लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी है, इसे सबक सिखाने के लिए मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इधर वो बंदा कह रहा था कि मैं यहाँ का मेहमान हूँ और यहाँ के लोग मेरे साथ ये सब कर
रहे, मैं ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो इस एल्डर को तमीज सिखाने के लिए मैं अर्थ एंड हेवन से थोड़ी और पावर उधार लूंगा। जिसके बाद वो ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करते हुए अपनी सेलेस्टियल लायन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे वो लायन एल्डर वांग की स्पिरिट फॉर्म पर भारी पड़ चुका था और फिर उसने उस फॉर्म को डोमिनेट करते हुए तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखकर एल्डर वांग कहने लगे, बच्ची तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने स्मोक का यूज करते हुए अपना एक और स्पिरिट फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, जो कि अपनी पावर शो करते हुए सेलेस्टियल लाइन के सामने कूद गया था। साथ ही साथ इन दोनों की पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा ने उस पूरे एरिया की वाट लगा दी थी और अब तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहे थे। जो देखकर मास्टर वान कहते कि आप लोगों ने रुक जाना चाहिए, मगर ये दोनों उनकी एक नहीं सुनते। उन्होंने एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया था। एल्डर वांग देखते कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो बिल्कुल भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। तो अब एल्डर वांग भी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ उस बंदे पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए। जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर इससे पहले कि इन दोनों में क्लैश हो, वहाँ पर एक तीसरा स्पिरिट फॉर्म आ चुका था, जो कि है मास्टर रुआन का। वो इन दोनों को अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पीछे ढकेलने लगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों नहीं रुके तो फिर मुझे भी इस फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फिर तो ये पूरा की पूरा इलाका डिस्ट्रॉय होने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए जल्दी से पीछे हट जाओ वरना मैं भी फाइट में कूद जाऊंगा। तो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि मैं तो ये फाइट करना भी नहीं चाहता था, मुझे एल्डर वांग से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। इधर एल्डर वांग ने भी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को गायब कर दिया। जिसके बाद उस बंदे से कहने लगे कि तुम्हें यहाँ का सब कुछ पता है। तो बंदा कहता है सीनियर मैं तो यहाँ पर नया आया हूँ, भला मुझे यहाँ का क्या पता होगा, मगर जो थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता है उतनी ही काफी होगी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद एल्डर वांग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उसने क्लियरली एल्डर वांग को फाइट में हरा दिया था। मास्टर वान कहते हैं कि इस बंदे के पास तो अपर वर्ल्ड के 5वें स्टेज की पावर है, जिस पर एल्डर कहते हाँ और तुम भी उसी स्टेज पर हो, अगर मेरी जगह तुम उससे फाइट करते तो वो तुम्हें भी हरा देता। जो सुनकर मास्टर वान कहते कि मुझे तो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, शायद वो हमारे लिए एक मुसीबत बनने वाला है। जिसके बाद वो एल्डर वांग को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले गए। इधर एल्डर वांग कहते हैं कि ये बंदा इतना यंग होने के बावजूद भी इसमें ढेर सारी पावर्स है, लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसी पावर का मास्टर बनना इम्पॉसिबल है, जरूर से ये बंदा किसी का क्लोन होगा। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग माउंटेन्स में पहुंच चुका था। उसने अपने लिए ढेर सारे माउंटेन्स खरीद लिए थे, मगर अभी भी उसके कॉइन्स खत्म नहीं हुए, तो और माउंटेन्स देखने के लिए यहाँ आया था। मगर तभी डाली डायनेस्टी के बंदों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रही थी कि ये डाली डायनेस्टी का फॉरबिडन एरिया है, जो भी यहाँ घुसेगा उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया जाएगा। वहीं पर चेनपिंग बस उनके हमलों से बचने के लिए तेजी से भाग रहा था। वो लोग तो उसे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं देते। अब चेनपिंग देखता है कि उसका इमॉर्टलिटी ब्रिज और ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिसके चलते वो तेजी से भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने फाइनली फाइट बैक करने का डिसाइड किया। उन बंदों के पास तलवारें थी और चेनपिंग के पास था अपना पावरफुल पंच, मगर वो लोग एक दूसरे पर अटैक कर पाए इससे पहले वहाँ पर डाली डायनेस्टी का सुपरवाइजर शांग पहुँच गया। वो अपने गार्ड से कह रहा था कि इस बंदे को मारने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे मास्टर वान के घर देखा था। जिसके बाद वो चेनपिंग को बताता है कि मैं इस इलाके का सुपरवाइजर शांग हूँ, तुम बस ओरिजिनल रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना तो तुम पर ऐसे अटैक नहीं होंगे। इसलिए चेनपिंग उसका शुक्रिया अदा करके तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब चेनपिंग के वहाँ से जाने के बाद उस सिपाही शांग को बता रहे थे कि इस बंदे की कल्टीवेशन कुछ खास नहीं है, मगर फिर भी इसमें काफी सारी पावर थी, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। जिस पर शांग बताता है कि ये बंदा स्मॉल टाउन का मेंबर है और स्मॉल टाउन में ये चीजें होती रहती है। इधर चेनपिंग का ब्रिज उसे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा था, जिसके चलते चेनपिंग सीधे पहाड़ से नीचे गिरने लगा, क्योंकि उसे क्लिफ भी नजर नहीं आई थी। साथ ही साथ उसे उस ब्रिज वाली फेरी के भी विजन आने लगे। चेनपिंग उस फेरी से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने चेनपिंग को तुरंत ही इस इल्यूजन से बाहर निकाल दिया ताकि चेनपिंग की जान बच जाए। अब चेनपिंग देखता है कि वो बड़ी ही तेजी से नीचे गिर रहा है, तो उसने जैसे तैसे एक माउंटेन के क्रैक को होल्ड किया। वो बाल बच गया था। जिसके बाद वो जल्दी से ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हुए खुद को स्टेबल करने लगा। साथ ही शुई ने उसे जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बताए थे वो अपनी एनर्जी वहाँ पर सर्कुलेट करता है, जिसके चलते थोड़ी देर में चेनपिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और फाइनली उसने अपनी बॉडी को स्टेबल कर लिया। जिसके बाद वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके अपना माउंटेन वाला मैप बाहर निकाल लेता है। उसका एक आखिरी माउंटेन खरीदना बाकी था, मगर तभी एक परिंदा उसके मैप पर अपना पेट खाली कर देता है। चेनपिंग को लग रहा था कि परिंदा उसी को इशारा कर रहा होगा, तो चेनपिंग ने अपना फाइनल माउंटेन उसी को चुन लिया जिसे उस परिंदे ने खराब किया था। चेनपिंग इतने सालों के बाद काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि ये सारे माउंटेन्स मेरे हो गए, हमारे
पास पैसा होना वाकई काफी ज्यादा जरूरी है। इधर हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि ली मैंशन में पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि ये जगह तो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, यहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद वो कई सारे पोर्सिलेन बाहर निकाल लेता है। गाइस, ये पोर्सिलेन कोई मामूली से बर्तन के पीसेस नहीं बल्कि इनके अंदर स्मॉल टाउन की जीनियस की ब्लड पावर्स थी। तो अब उन्हीं में से कुछ पीसेस को इकट्ठा करते हुए वहाँ पर एक पुतला बना लेता है। वो कह रहा था चलो अब वाइन पीते हुए मुझे इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। गाइस, ये बंदा इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। इसके सारे मोटिव्स हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।